क्वेश्चन पे आइए। बहुत सारी चीजें यहाँ पर टेस्ट होंगी आपकी। पहली चीज ये कि एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 2 में कि सर ए जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है? सर हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिफिनीशन होता है ए इज इक्वल टू ए बार का ट्रांसपोज। ए बार का ट्रांसपोज इट सिंपली मीन्स दैट हम लोग कुछ ऐसा भी लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए थीटा एंड ए बार ट्रांसपोज दोनों सेम ही चीज होती है। ओके, अब हमसे बोला गया है कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए आर ऑल रियल नंबर। तो भैया हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ना। अब ए इज इक्वल टू ए बार ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर ए जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे है तो सर ट्रांसपोज करने पे क्या होगा? ट्रांसपोज करने पे वो ए जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे बार लगा लेना चाहिए क्योंकि बार लगा हुआ है। बोला गया है डायगोनल एंट्री। अगर मैं डायगोनल एंट्री की मैं बात करूं तो फॉर डायगोनल एंट्री के लिए आई और जे में क्या रिलेशन होता है? डायगोनल एंट्रीज के लिए आई और जे में क्या रिलेशन होता है? सर आई एंड जे दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं डायगोनल एंट्रीज में। A11 A22 A33 ANN आई और जे क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। तो सर मुझे डायगोनल एंट्री के लिए कुछ ऐसा लिखना चाहिए AII इज इक्वल टू AII बार। एक नंबर अपने ही नंबर का कंजुगेट है। अगर ये नंबर अल्फा प्लस आई बीटा है तो यहाँ जो नंबर मिलेगा वो अल्फा माइनस आई बीटा मिलेगा। ए आई जे की वैल्यू मैंने सोचा कि लेट से अल्फा प्लस आई बीटा है तो ए आई आई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा माइनस आई बीटा। अब ये दोनों इक्वल है। सर ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब बीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अगर बीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ पर क्या बचा? सर यहाँ पे सिर्फ अल्फा बचा और अल्फा क्या है? रियल नंबर है। इट मींस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ऑलवेज क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। हमने ये स्टेटमेंट लिखा भी था कि किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए उनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट रियल नंबर होते हैं। हमसे पूछा है फॉल्स कौन सा है तो हम फॉल्स सर्च करेंगे, है ना। हम लोग फॉल्स सर्च करेंगे। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में लिखा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिटरी मैट्रिक्स कैपिटल यू सच दैट यू स्टार ए यू इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, हम लोगों ने हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में आइगन वेक्टर के टॉपिक में कुछ पढ़ा था। आप बताइए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है या नहीं होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है या नहीं होता है? बोलिए भाई, हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं है? नहीं, यस इट इज डायगोनलाइजेबल। अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो हम लोग ऐसा कुछ बोलेंगे कि सर P इनवर्स AP की वैल्यू D के इक्वल होगी। P इनवर्स AP की वैल्यू D के इक्वल होगी। जहां पर P जो होता है A के आइगन वेक्टर वाली कॉन्सेप्ट लगती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? सर यूनिटरी मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होंगे अगर मैं U को U स्टार के साथ मल्टीपल कर दूं तो वो आइडेंटिटी बन रहा हो। इट मींस यू स्टार की वैल्यू किसके इक्वल होगी? सर यू इनवर्स के इक्वल होगी। देखो यहाँ पर पी इनवर्स जो लिखा है उस पी इनवर्स को मैं यू इनवर्स लिख दूं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सर यू इनवर्स ए यू इज इक्वल टू डी। ओके, एंड यू इनवर्स किसके इक्वल है? यू स्टार के इक्वल है। तो मैं लिख दूं यू स्टार ए यू इज इक्वल टू डी। there exists a matrix U such that U star AU is a diagonal matrix। तो सर ये भी ट्रू हो गया because हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है और ये रिलेशन डायगोनलाइजेबिलिटी को बता रहा है, इसलिए ये सही हो गया। इसलिए ये सही हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब थर्ड वाले इक्वेशन पे आइए। थर्ड वाले इक्वेशन पे आइए, ठीक है। थर्ड वाले इक्वेशन को मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए क्यूब की वैल्यू आई के इक्वल है। हम लोगों ने हमेशा ये काम किया है कि मैट्रिक्स को उसके आइगन वैल्यू से रिप्लेस किया है। अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए क्यूब की वैल्यू आई के इक्वल है, ए क्यूब इज इक्वल टू आई, सो मैं इसके रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ। लेमडा क्यूब हो जाएगा 1 के इक्वल। अगर लेमडा क्यूब 1 के इक्वल है तो मैं लिखूंगा कि सर लेमडा क्यूब माइनस 1 जो होगा वो 0 होगा। फिर मैंने लिखा लेमडा माइनस 1, फैक्टर कर रहा हूँ। आपको याद है ये वाला फॉर्मूला?
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ये, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ पर यूज में लेकर आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप मुझे ये चीज बताओगे कि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूं तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? सर इससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, उससे लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर मैं इससे लेमडा की वैल्यू सॉल्व करूं तो वो रियल नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? क्या आएगा जरा बताना। रियल नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्या आएगा? सर इससे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, इससे क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैट्रिक्स कैसा है? हर्मिशियन। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? सर आइगन वैल्यूज रियल नंबर होते हैं, जीरो इज ऑल्सो रियल नंबर, जीरो इज ऑल्सो रियल नंबर। तो सर आइगन वैल्यूज प्योरली रियल होते हैं। सर अगर आइगन वैल्यूज रियल हैं, इट मींस ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ ये तो ट्रू नहीं हुआ। इट मींस ट्रू कौन सा होगा? सिर्फ लेमडा इज इक्वल टू 1। इट मींस अगर ए क्यू आई है तो ए इज इक्वल टू आई जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, वो भी ट्रू हो जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है, ए इज इक्वल टू आई को इम्प्लाइज करेगा। क्योंकि मैंने ए को लेमडा लिया था, मैं वापस लेमडा को क्या लूंगा? ए लिखूंगा और 1 को क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। तो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? आई 1 1, ए इज इक्वल टू आई बन जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगी। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो मैं लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से लेमडा की वैल्यूज माइनस 1 एंड 1 दोनों ले सकता हूँ। अगर लेमडा की वैल्यूज माइनस 1 के तरीके से सोचोगे तो सर ए इज इक्वल टू माइनस आई भी ट्रू होगा और ए इज इक्वल टू आई भी ट्रू होगा। हमें ये कहना कि सिर्फ ए इज इक्वल टू आई ही ट्रू है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है ना कि ए इज इक्वल टू माइनस आई भी हो सकता है सर, ए इज इक्वल टू आई भी हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ इसको समझाने का। दूसरा तरीका और मैं समझा देता हूँ सर। हर्मिशियन मैट्रिक्स हम वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके लिए ए इज इक्वल टू ए थीटा हो जाए, ए इज इक्वल टू ए थीटा हो जाए। ओके, और सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया हुआ है तो मैंने लिख लिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए की वैल्यू ए थीटा से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई बना। समझ में आना चाहिए। एक ए को मैंने वैसे लिखा, दूसरे ए को मैंने ए थीटा लिख दिया, ए थीटा इज इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में ये बताता है कि ए जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर क्या बताया सर? यहाँ पर बताया है कि ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो रॉन्ग हो गया। हमसे पूछा था रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट डी है। क्लियर हुआ? ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, बाकी क्वेश्चन तो सर नॉर्मल ही है ना। इस क्वेश्चन पे आइए, चलो इसका आंसर बताओ सभी। ए मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n के हैं, ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n के हैं, रियल मैट्रिक्स है। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओके, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं मेरे भाई, देखते हैं। अगर आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लेमडा 1 टू लेमडा n, then A is similar to a diagonal matrix with entries this one along the diagonal। हम किसी मैट्रिक्स A का सिमिलर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं और हम उस मैट्रिक्स B को सिमिलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर बी इनवर्स ए बी जो होगा वो किसी डायगोनल डी के इक्वल हो जाए। ए एंड बी आर सेड टू बी, सॉरी मैंने ए और बी लिख दिया सिमिलर। हम लोग पी इनवर्स ए पी की बात करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डी। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट किसका? डायगोनलाइजेबिलिटी का। ये कॉन्सेप्ट हो गया डायगोनलाइजेबिलिटी का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर कोई ऐसा मैट्रिक्स है, लेट से उसका नाम कुछ भी रख लो अपने तरीके से। लेट से मैंने यू नाम रख लिया। यू इनवर्स एपी की वैल्यू अगर किसी मैट्रिक्स बी के इक्वल आ रही हो तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी को सिमिलर बोलूंगा, सिमिलर मैट्रिक्स बोलूंगा। ओके, तो सर एक मैट्रिक्स ए है जिसके आइगन वैल्यूज लेमडा 1 टू लेमडा n है।
A is similar to a diagonal matrix if λ1 to λ1 along the diagonal. ओके, तो ऑब्वियस ही सर, अगर λ1 to λ1 बी में डायगोनल के इक्वल हो और ए के आइगन वैल्यूज वही हैं, तो दोनों क्या होंगे सर? डायगोनल होंगे। दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये डिफिनीशन तो ट्रू बता रहे हैं, ये डिफिनीशन तो ट्रू बता रहे हैं। तो सर ये ट्रू हो गया। ये वाला फॉल्स है कि ट्रू है या फॉल्स है? ये वाला देखो। अच्छा देखो, रुको रुको रुको, ए में थोड़ा और भी इंक्लूड करेंगे हम लोग। रुको रुको, चलो इसके ऊपर बाद में आते हैं अभी। चलो इसके ऊपर देखो पहले, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर, देन ए हैज आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। पहले इसको बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू और फॉल्स। देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सर। एक मैट्रिक्स है ए 0 1 0 0। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है सर? 1। इसके आइगन वैल्यूज क्या है? व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस वन? सर आइगन वैल्यूज 0 एंड 0 है। सर रैंक 1 इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों आइगन वैल्यूज है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला क्या है सर? फॉल्स। दिस इज फॉल्स। ओके, इसके ऊपर आइए सी। ये तो मैंने बी का लिख दिया। अब यहाँ पे सी पे आइए। ए रेज टू के की वैल्यू 0 है। आप मुझे बताएंगे ऐसे मैट्रिक्स जिसके पावर में समथिंग रखने के बाद 0 हो जाता है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? व्हाट व्हाट वी से अबाउट दैट मैट्रिक्स? डिफिनीशन पढ़ाया था मेरे भाई। अगर किसी मैट्रिक्स के पावर हम करते हैं और वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? निलपोटेंट, नॉट पीरियोडिक, निलपोटेंट। निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज क्या होते हैं सर? सारे आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो 0 होते हैं। सारे आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर सारे आइगन वैल्यूज 0 हैं तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा? उस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा सर? ट्रेस भी 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया। ओके, A has a repeated eigen values, then A is not diagonalizable। D के बारे में पढ़िए। अगर A कोई मैट्रिक्स है, लेट से मैंने मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 1। इसके आइगन वैल्यूज क्या है सर? इसके आइगन वैल्यूज 1 है। अगर मैं इसके आइगन वैल्यूज की नल स्पेस निकालूं, उसके मैट्रिक्स का नल स्पेस निकालूं, तो सर ये 0 0 0 0 आ रहा है। इसकी नलिटी कितनी आ गई सर? नलिटी A माइनस आई की नलिटी कितनी आ गई? 2। सर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है एंड उसके 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं। मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। तो सर यहाँ पर लिखा हुआ ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ये भी हो गए फॉल्स। अब आते हैं वापस ए के ऊपर। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर λ1 टू अप टू λn, हमें ये चीज बताइए सबसे पहले, यहाँ पर कहीं पे ये चीज मेंशन किया है क्या कि ऑल आइगन वैल्यूज आर इक्वल और डिस्टिंक्ट? ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या कि सभी डिस्टिंक्ट हैं? नहीं, ऐसा मेंशन नहीं किया है। ऐसा कुछ मेंशन किया होता कि ऑल आर डिस्टिंक्ट, अगर सभी के सभी डिस्टिंक्ट हैं तो हम ये पूरी अच्छी तरीके से ये बता पाते हैं कि सर ये डायगोनलाइजेबल होगा और इसके लिए सिमिलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये चीज तो यहाँ पर बताया ही नहीं ना कि ये जो है वो सबके सब डिफरेंट है। यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर λ1 टू λn ऑल आर डिफरेंट, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं किया ना इसमें। अगर सपोज ऐसा बोला होता कि ऑल आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, तो सभी के करस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर मिलता है ना। और सभी ये आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर सभी अलग होते हैं तो सभी क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और अगर सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो हम लोग क्या बोल देते कि सर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। और डायगोनलाइजेबल होगा तो P इनवर्स AP एक D के इक्वल हो जाता, डायगोनल मैट्रिक्स बना देता। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वो इक्वल है या डिफरेंट है। जैसे ये वाला मैट्रिक्स ले लो एग्जाम्पल में, ये मैट्रिक्स है, इसके दो आइगन वैल्यू 0 एंड 0 है, रैंक 1 है, आइगन वैल्यू 0 0 है। ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं? नहीं सर, ये डायगोनलाइजेबल
नहीं होगा। जब डायगोनल एलिजिबल नहीं होगा तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। एक छोटा सा स्टेटमेंट इसमें नहीं इंक्लूड होने के कारण यह स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। अगर ये बता देता कि ये डिस्टिंक्ट है तो मैं इसको ट्रू मान लेता, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं बताया इसलिए मुझे इसको फॉल्स लेना पड़ रहा है। सो पूछा था ट्रू स्टेटमेंट, आंसर इज सी। ऐसे क्वेश्चन तो हमने काफी किए हैं, देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर इसका लाए हो। क्वेश्चन नंबर 4 सी आ रहा है, ए नॉट इक्वल टू 10, बी बिलोंग्स टू आर। सभी का सेम आ रहा है? नहीं, कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है। चलो देखते हैं भाई। मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझसे पूछा बोला है कि इस मैट्रिक्स के यूनिक सॉल्यूशन है। भैया ये सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? सर नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन कब देगा? यूनिक सॉल्यूशन कब देगा? सर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? सर 3 वेरिएबल्स हैं। इट मींस ए एंड ए बी, इन दोनों का रैंक कितने आने चाहिए? सर दोनों का रैंक 3 होने चाहिए, तभी जाकर सॉल्यूशन निकलेगा। तो मैं ए बी मैट्रिक्स निकालता हूँ। ए बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 3 0 1 4 A 1 0 2 0 3 B। जो ऑपरेशंस मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट देख लो जिसका यूज करके उसके नीचे ऊपर के एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं, वो ऑपरेशन कर लेंगे। सर मुझे आसानी से दिख रहा है R2 माइनस 4 टाइम्स R1, मुझे आसानी से दिख रहा है R3 माइनस 2 टाइम्स R1। मैं ये दोनों ही ऑपरेशंस एक साथ कर लेता हूँ। 1 3 0 1, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस 12 बनेगा, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, यहाँ पे 1 आएगा ना, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, इसमें 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, इसमें 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसमें सर 2 टाइम अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -6, इसमें 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे सर 3 ही आएगा, इसमें 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे b -2 आएगा, b -2 आएगा। सबसे पहले आपको ये चीज समझना चाहिए कि a और ab ये मैट्रिक्स a है और ये जो मैट्रिक्स है वो ab मैट्रिक्स है। इन दोनों में से छोटा वाला मैट्रिक्स कौन सा है? कौन सा मैट्रिक्स छोटे साइज का है? स्मॉलर साइज का मैट्रिक्स कौन सा है? सर ए मैट्रिक्स स्मॉलर साइज का है। ऑलवेज ध्यान में रखिएगा कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स होगा। ये ऑलवेज ध्यान में रखिएगा कि ए का रैंक ऑलवेज ए बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अब मुझे ए का रैंक 3 बना दे, अगर मैं ए का रैंक 3 बना दूं, ए का रैंक अगर मैं 3 बना दूं तो बी ए बी का रैंक भी क्या हो जाएगा उस टाइम पे? सर ए बी का रैंक भी 3 बन जाएगा। क्यों ऐसा ए बी का रैंक 3 बन जाएगा? क्योंकि इसमें 3 ए बी में भी कितने रोज हैं? सर रोज का काउंट 3 है। कॉलम कितने हैं? सर कॉलम का काउंट 4 है। तो मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम का काउंट रैंक उससे कम या उसके, अगर ये 3 है तो सर इसका भी रैंक 3 होगा। इन्हीं चीजों को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब ये चीज बताओ कि मुझे ए मैट्रिक्स का रैंक 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए का रैंक 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर जो यहाँ पे टर्म्स लिखे गए हैं उनका रेशियो इक्वल ना हो, उनका रेशियो इक्वल ना हो, तो देखो a -12 अपॉन -6 अगर नॉट इक्वल हो 1/3 के, तो मैं बोलूंगा सर a का जो रैंक बनेगा वो 3 हो जाएगा। 4 रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 3। तो सर ऐसा लिख लेते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या निकल कर आएगा? सर a -12 इज नॉट इक्वल टू -2, a इज नॉट इक्वल टू 10, a की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है। अब ये चीज समझ लीजिए कि अगर ये वाला मैट्रिक्स रिड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या ये बड़ा वाला मैट्रिक्स रिड्यूस होगा? अगर यहाँ पे 0 हो भी जाए,
आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये नॉन जीरो है। अगर आप यहाँ पे 1 - 4 इसको जीरो कर भी लिए तब पर भी ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका रैंक क्या रहेगा सर? अभी भी उसका रैंक 3 ही होगा, है ना? तो वही चीजें यहाँ पे यूज में आ रही है, ठीक है? यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज में आ रहा है। तो सर मैं बी की कोई भी वैल्यू ले लूं चलेगा? हाँ, कोई भी वैल्यू ले लीजिए बी का चलेगा, क्योंकि ए का रैंक 3 हो रहा है तो ए बी का रैंक भी क्या होगा? 3 ही हो जाएगा। बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, सो ए इज नॉट इक्वल टू 10, बी इज एनी रियल नंबर, दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ जी? आइए एक और अच्छे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, बोलिए क्या आंसर आ रहा है आपको? अपना अपना आंसर बताइए। चलो सही है। कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का डी। चलो देखते हैं, देखते हैं अपना आंसर। सोचो क्यों आंसर देते हो आप? ऐसे जो आंसर देते हो क्या लॉजिक के साथ देते हो? यहाँ पर दे रहा है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आई, और ए एंड बी दोनों के दोनों 3x3 के मैट्रिसेस हैं। मुझसे पूछा है सिंगुलर नॉन सिंगुलर ए एंड बी के रिलेशन। आप ए एंड बी के सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का कंडीशन कैसे निकाल सकते हो? क्या आप ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है तो क्या आप इससे ए कॉमन ले सकते हो क्या? मैट्रिक्स है, इससे आप ए कॉमन ले सकते हो क्या? ध्यान में रखिएगा, अगर ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है तो मैं ए को कॉमन लेकर बी माइनस सी इज इक्वल टू आई लिख सकता हूँ। लेकिन सर यहाँ पर देखो, ए यहाँ पर लेफ्ट में, यहाँ पे ए राइट में, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, सो मैं इसका लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। तो सर ए बी माइनस बी ए से मैं किसी भी तरीके से ना ही ए को कॉमन ले सकता हूँ ना ही बी को कॉमन ले सकता हूँ। तो ये कमेंट करना कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा या सिंगुलर होगा, मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिंगुलर। सर सिंगुलर नॉन सिंगुलर पे तो मैं कमेंट ही नहीं कर रहा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सर नो सच ए एंड बी एग्जिस्ट। ऐसा ए एंड बी मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए ए बी माइनस बी ए की वैल्यू आई की इक्वल। अब इसको कैसे वेरीफाई करें? अच्छा, आप मुझे बताइए कि ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए दोनों इक्वल होते हैं क्या? बोथ ऑफ दीज आर इक्वल और नॉट? दोनों इक्वल होते हैं क्या? पहले ये सोचो। ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स के ट्रेस इक्वल होते हैं क्या? प्रॉपर्टी लिखाई है रुमाना मैंने, ये प्रॉपर्टी लिखाई है मैट्रिक्स के में। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ये प्रॉपर्टी लिखवाई है, नोट्स पलट के देखिए, ये प्रॉपर्टी लिखवाई है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ओके, दूसरी एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, ए बी ए प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का सम कर लिया और मैं इनके सम का ट्रेस बोल रहा हूँ। दोनों मैट्रिक्स सेम साइज का है तभी ऐड हुआ है, इनका ट्रेस बोल रहा हूँ। तो सर आप इंडिविजुअल का ट्रेस निकाल लो और उनको ऐड कर लो, ये भी चलेगा। इंडिविजुअल का ट्रेस निकाल कर ऐड कर लें तो वो भी चलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में मैं ट्रेस लगा दे रहा हूँ। सो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई, ट्रेस ऑफ आई। सर ए बी, ए और बी दोनों 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस साइज का होगा? अगर ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस साइज का लोगे? सर वो भी 3x3 का लेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू 3x3 का मैट्रिक्स है तो ट्रेस सर 3 हो गया। अब ए बी एंड बी ए दोनों के ट्रेस इक्वल होते हैं, तो सर दोनों के ट्रेस इक्वल होते हैं तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू 3। और ये क्या है? नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा ए एंड बी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ऐसा कोई ए एंड बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। क्लियर होगा? एक छोटी सी ट्रेस वाली प्रॉपर्टी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बाकी कोई दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे जाओ।
सर वी कंसीडर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझसे ये कुछ नहीं बोला है इसमें कि कौन सा ट्रू है या फॉल्स है, अपने को लिखना चाहिए यहाँ पर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कुछ ऐसा लिखना चाहिए। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता चलेगा। सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स को मैंने देखा, सर कुछ वैसा तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला टाइप का कुछ है, नहीं। ये डायगोनलाइजेबल है, सर डायगोनलाइजेबल तो मैं तभी बताऊंगा जब कम से कम मुझे आइगन वैल्यूज बताओ। नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल तब बताऊंगा जब मुझे आप डिटर्मिनेंट बताओगे। डबल आइगन वैल्यू, डबल मतलब एक ही आइगन वैल्यू दो बार है, जैसे 2,2 3,3, वैसा कुछ तभी बताओगे जब आइगन वैल्यू बताऊंगा। ये आइगन वेक्टर हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसके आइगन वेक्टर ये है या नहीं, मतलब इनमें से मैं किसी एक ऑप्शन को ही टेस्ट कर पा रहा हूं और इन तीनों ऑप्शन के लिए मुझे आइगन वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके आइगन वैल्यूज को निकालने की कोशिश करूंगा। इसका आइगन वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हेल्प लूंगा। सो लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लेमडा स्क्वायर प्लस m11 प्लस m22 प्लस m33 टाइम्स लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। लेमडा क्यूब माइनस इस मैट्रिक्स का ट्रेस, सर ट्रेस आ रहे हैं 0 -2 +1 -1, सो लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर बन गया। फर्स्ट माइनर m11 के लिए सर -2, सेकेंड माइनर 0, सेकेंड माइनर भी -2 है, सेकेंड माइनर भी -2 है। थर्ड वाला माइनर सर -6 है टाइम्स लेमडा माइनस इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताओ कितना आ रहा है। डिटर्मिनेंट देखो कितना आ रहा है सर 0 टाइम्स कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं, -2 टाइम्स 3 -0 -1 टाइम 3 2 जा 6 -4, सो ये बन गया -6 और ये बन जाएंगे -2, तो बन गया -8। डिटर्मिनेंट -8 है, सो माइनस माइनस +8 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा एडजस्ट करके चेक कर लो क्या आ रहा है, इसको एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। सर ये बन जाएगा लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे रिकेश, आपने पहले सॉल्व किया है। लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं टेस्ट करता हूँ इसमें लेमडा की रैंडम वैल्यू को पुट करके कि सर इसके आइगन वैल्यूज कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मैंने पुट किया कि लेमडा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 1 -10 + 8 या ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि लेमडा इज इक्वल टू 1 एक आइगन वैल्यू है एंड लेमडा -1 इस दिए हुए क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर है। मुझे चाहिए लेमडा क्यूब, यहाँ पे लेमडा है तो सर मुझे लेमडा स्क्वायर से मल्टीपल करना पड़ेगा, लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा, लेमडा क्यूब बन गया। ये -1 अगर लेमडा स्क्वायर के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस लेमडा स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या चाहिए सर प्लस लेमडा स्क्वायर चाहिए। इट मीन्स मुझे +2 लेमडा स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर देगा। तो 2 लेमडा स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर +2 लेमडा किया। देखो ये 2 लेमडा है और ये लेमडा है, तो ये दोनों मल्टीपल होकर क्या बन जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर बन गया ये 2 लेमडा। अब लास्ट वाला देखिए क्या चाहिए मुझे 8, यहाँ पर क्या है -1, तो मैं अगर यहाँ पे -8 लिख दूं तो -1 इंटू -1 सर प्लस, तो +8 बन जाएगा इज इक्वल टू 0 बन गया ये। अब मैं लास्ट वाले को फैक्टर फिर से करने की कोशिश करूंगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो फैक्टर करने में आसानी हो जाएगी। लेमडा -1 लेमडा -8 के फैक्टर 4 एंड 2, तो मैं सर 2 एंड 4 में चेक करूंगा, सो लेमडा -2 लेमडा +4 इज इक्वल टू 0। 4 2 8 -8, 4 लेमडा -2 लेमडा, 2 लेमडा सेटिस्फाई कर रहा है, सो लेमडा की वैल्यू 1 2 एंड -4 आ गए। सर ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर डिफरेंट, वो सभी के सभी डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं। अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है, पहले बताइए कि डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं। दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स।
सर इट विल बी ट्रू, क्योंकि मैट्रिक्स का साइज 3x3 का है और इन सभी के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस जो आएंगे वो सभी का डायमेंशन 111 होगा। सभी के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस का डायमेंशन 111 होगा। सभी के करस्पॉन्डिंग एक एक लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। टोटल कितने हो गए सर? टोटल लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट 3। मैट्रिक्स 3x3 का 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है। बोला है मैट्रिक्स जो है वो नॉन इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सर नॉन इन्वर्टिबल तो तभी होता ना जब डिटर्मिनेंट क्या आते हैं? जीरो होते। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल। ओके, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर इस वाले केस में डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? सर डिटर्मिनेंट -8 आ रहा है। सो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया सर? इट इज फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। सी के बारे में पढ़िए। सर ए हैज डबल आइगन वैल्यू। सर आइगन वैल्यूज आर 1 2 -4। कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है। सर दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। डी ऑप्शन बोल रहा है दिस इज एन आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर को हमने ऑलवेज बोला था क्रॉस वेरीफाई से ही सॉल्व करना, वरना काफी मुश्किल हो जाएगी हमें सॉल्यूशन निकालने में। सो 0 2 -1 3 -2 0 -2 2 1 एंड इसके साथ मैंने मल्टीपल कर लिया है 2 -3 2 को। जब मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल कर आ रहा है चेक करो सर। 0 -6 -2 -8। नेक्स्ट 3 2 जा 6 एंड 6 12, ये 0 हो गया। -4 -6 +2 -4 -6 +2, ये कितने हो जाएंगे? -8 हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। इससे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? सर आप -4 कॉमन ले सकते हो, -4 कॉमन ले सकते हो। अगर मैं -4 कॉमन ले लिया तो -4 2 जा 8, -4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे -3 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8। सो 2 -3 2, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वही मिल रहा है। यस दिस इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू -4। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया ये भी क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ये भी ट्रू हो गया। क्लियर हुआ? या मार्क ओनली 1 ओवर, एक नहीं दो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि एएस एंड एटी दोनों इक्वल है। एक स्टेटमेंट दे दिया कि एएस मैट्रिक्स एंड एटी मैट्रिक्स दोनों इक्वल है और ये सब मैट्रिक्स जो है वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर के हैं। ये सब अप्रोप्रिएट ऑर्डर के हैं। ये इंप्लाइज कर रहा है एस इज इक्वल टू टी। कब ये होगा? कब ये होगा? हेलो, या बोलिए। गुड इवनिंग। अब मैं आपको आफ्टर 10 कॉल करूं क्योंकि ये अभी लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है? या सो सर एस इज इक्वल टू टी दिया हुआ है। एस इज इक्वल टू टी मुझे ऑब्टेन करना है एस इज इक्वल टू एटी से। तो मुझे सबसे आसान सा तरीका दिख रहा है कि सर ए इनवर्स से दोनों ही साइड में मल्टीपल कर, ए इनवर्स से दोनों ही साइड में मल्टीपल कर लो तो आपको एस इज इक्वल टू टी मिलेगा। मिलेगा क्या? एस इज इक्वल टू टी। तो सर ये तभी पॉसिबल है जब ए इनवर्स क्या होना चाहिए? ये एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो मैं मल्टीपल करूंगा। और सर ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होंगे। इट मींस मैट्रिक्स ए जो है वो कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो क्लास में करा चुका हूँ तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना? नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ऐसे n क्रॉस n के कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेंगे जिसकी एंट्रीज आइदर 0 और 1 हो? तो सर इसकी जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है।
कितने एलिमेंट की एंट्री करानी है? 2, तो 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर। चेक कर लो सर, सी। फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने क्लास में कराए हैं कि कैसे चेक किया जाता है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। ओके, सो बिल्कुल ही डिफिनीशन का यूज करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? जब हमें ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मिल जाए तो हम वैसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला करते हैं। सो लेट्स से मुझसे पूछा है ए प्लस ए ट्रांसपोज के बारे में, तो मैंने ले लिया कि बी जो मैट्रिक्स है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी? सर बी ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस ए ट्रांसपोज के पावर ट्रांसपोज। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी ना मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की, कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो मैंने ए के ऊपर ट्रांसपोज लगाया प्लस ए ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज लगा लिया। आपको ये भी पता होगा कि एक मैट्रिक्स के ऊपर मैंने एक बार ट्रांसपोज लगाया, दूसरी बार ट्रांसपोज लगाया तो वो मैट्रिक्स ए मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करता है। पहले मैंने रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया, फिर से मैंने रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया, तो मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसलिए ये बन गया ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब देख लो कि सर क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है? यस, बोथ आर सेम। सो हमें रिजल्ट क्या मिल गया? सर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मिल गया। और ऐसा अगर आता है तो मैं बी को क्या बोल दूं? सर बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस इज सिमेट्रिक। ये जो आ गया वो सिमेट्रिक। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले ऑप्शन को देखें तो वहां पर मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। सर बी का ट्रांसपोज क्या बनाएगा? बी का ट्रांसपोज बनाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। आपको याद होगा कि मैंने ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ये वाली प्रॉपर्टीज भी लिखवाई थी। यस रिकेश। सो सर यहाँ से मिल जाएगा मुझे कि ये जो इक्वल बन रहा है वो इक्वल बन रहा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है एंड ए का ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बनेगा? सर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए बन जाएगा और यहाँ पे ए ट्रांसपोज है। अब देख लो सर ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो हम लोगों ने ऑब्टेन किया कि B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है। एंड अब B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है तो मैं B को क्या बोल दूंगा? सर B इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो सर ये वाला भी सिमेट्रिक हो गया। अब सी वाले पे चाहिए। ये ए ऑप्शन डिस्कस किया, ये बी ऑप्शन डिस्कस किया, अब सी वाले पे जाइए। सर सी वाला जो ऑप्शन है उसको मैं ले लेता हूँ बी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूं तो मुझे मिलेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इट मीन्स हमें मिल रहा है ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब ए ट्रांसपोज माइनस ए है, इन दोनों में मैं अगर रिलेशन सर्च करना स्टार्ट करूं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो रिलेशन क्या है? सर ये रिलेशन कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस लेने के बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज, है ना, ऐसा मिल जाएगा। इट मीन्स जो हमें मैट्रिक्स मिला है वो माइनस बी के इक्वल मिला है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी के इक्वल हो तो आप बी के बारे में क्या बोलोगे? बी क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? सर बी इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो अस्क्यू सिमेट्रिक है, अस्क्यू सिमेट्रिक। और ये भी मैट्रिक्स आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। हमसे पूछा था नॉट सिमेट्रिक, आंसर इज सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट वन, ये तो क्लास का थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, इसमें तो कोई गलती नहीं किए होंगे वैसे। क्वेश्चन नंबर 10, which of the matrix rotate 3 by 3 column vector by an angle theta in counterclockwise? जो बोला था बिल्कुल वही है और एक्स एक्सिस के अबाउट है। एक्स एक्सिस के अबाउट 1 0 0 0 0 और ये रोटेशनल मैट्रिक्स। यस सर, दिस इज आंसर, क्लास में कराया हुआ है, बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नाउ दिस वन, इसका आंसर बताओ। पेन नहीं चलाना था इस क्वेश्चन में, पता नहीं अगर सबने पेन चलाया हुआ तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन पेन नहीं चलाना था इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ही ऐसे रखे थे हमने कि पेन चलाने की जरूरत नहीं।
मुझे इस मैट्रिक्स को एलयू डिकम्पोज करने के लिए बोला है। तो सर एक मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर होना चाहिए और एक मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर पूरा 0 हो जाए, एंड सर अपर ट्रायंगुलर वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारा 0 हो जाए। पहले सर्च करो सर, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर पूरा 0, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0। चलो थोड़ी देर के लिए इसको सही मानते हैं। यहाँ पे आइए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे पूरा 0, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर पूरा 0। थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर भी सही जाते हैं। यहाँ नीचे 0, यहाँ ऊपर 0। सर ये भी सही हो रहा है। यहाँ पे नीचे 0, नहीं ये नहीं है। एक ऑप्शन तो सर सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट से चले गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एल और यू मैट्रिक्स है। सी नहीं हो रहा है, ओके एक मिनट। अच्छा सी भी नहीं हो रहा है, सॉरी सी भी नहीं हो रहा है, सी नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट है ना -1, तो ये सर ये भी नहीं हो रहा। अब ये दो ऑप्शन बचे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था एलयू डिकम्पोजिशन में से कि इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स के बारे में मुझे ऐसा होना चाहिए कि उनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, इनमें से किसी एक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए। सर इन दोनों में से ये वाला में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या है 1/2, और यहाँ पर सभी नॉन है। हमें दोनों में से किसी एक में तो 1 चाहिए, इसी में है जो वो सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जरा चेक करो फर्स्ट वाला ऑप्शन में एल एंड यू को मल्टीपल करके क्या आपको ये मिल रहा है, क्या आपको ये मिल रहा है? जरा चेक करना इसको, इसको मल्टीपल करके। सर नहीं मिलेगा, सिर्फ बी से मिल रहा है। यहाँ पे 1 वैसे करने की जरूरत नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को यूज कब करेंगे। सर यही है एक जो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नंबर। हम लोग चेक भी नहीं करेंगे कि ये सही है या गलत है। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 रैंक पूछा है, दिए हुए मैट्रिक्स का रैंक पूछा है। सर रैंक निकालने में तो कोई गलती नहीं करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मुझे ऑपरेशंस बहुत आराम से दिख रहे हैं। R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ये दो ऑपरेशंस कर लेता हूं मैं। 1 2 0 1, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0 1, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 बनेगा। 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, सर ये भी 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, ये रिजल्ट आ गया। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि जो तरीका मैंने आपको बताया था रैंक निकालने का, इस 1 के नीचे पूरा 0 है। सर दिस इज अ नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो है। अब इसको मैं बंद कर दूं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, इसको मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को देखेंगे। जब मैं इन दोनों रो को देख रहा हूं तो सर ये 0 ये 0, इन दोनों से हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस 1 के नीचे पूरा 0, मतलब मैं किसी भी कंडीशन पे मैं इसको 0 नहीं कर पाऊंगा। अगर इसको 0 करने की कोशिश की तो ये वाला जो 0 है वो इफेक्ट कर जाएगा। जैसे आप बोलोगे सर इसको इसमें ऐड कर लें तो ये 0 हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 0 होगा, तो यहाँ पर ये नॉन 0 हो जाएगा। तो हमें वैसा ऑपरेशन ही नहीं करना। तो सर ये भी क्या हो गया, सर ये भी नॉन 0 हो गया। तो ये थर्ड वाला भी क्या बच गया, सर ये भी नॉन 0 हो गया। ऑल दीज आर नॉन 0। रैंक कितने हो गए, 3। एक छोटा सा ऑपरेशन किया, रैंक पता चल गया हमें कितने, और इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए। अननेसेसरी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, टाइम कंज्यूम करो। इसके ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 13। मुझसे पूछा है कि इनमें से कौन सा इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है। तो सर क्रॉस वेरिफिकेशन इज अ बेस्ट रूल, है ना। तो 1 0 1 से चेक कर लीजिए, 1 0 1 से चेक करो, 2 1 जा 2, 0 0, सर यहाँ पे 2 मिला। 1 0 2, 1 1 2 बन गया। ये यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 1, तो यहाँ पे 2 मिल गया। 0 0 2, यहाँ पे 2 मिल गया। क्या मैं कुछ भी करके 1 0 1 बना सकता हूँ? यहाँ पे 2 2 2 है, अगर आप 2 कॉमन भी ले लोगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन को चेक कीजिए। अगर मैं दूसरा वाला ऑप्शन चेक करूं 1 √2 1,
1√2 1। इसको चेक करते हैं, मल्टीपल कीजिए सर 2 और ये √2, सो 2 प्लस √2, यहाँ से जाइए 1 प्लस 2√2, 1 प्लस 2√2 प्लस 1, सो 2 प्लस √2 बन गया ये। नीचे वाले में जाइए सर 0√2 एंड 2, तो ये 2 प्लस √2 बन गया, 2 प्लस √2 बन गया, ऐसा बन गया। अब इसको देखकर मुझे कुछ चीजें अच्छी तरीके से ये क्लियर होना चाहिए। देख लो, फिर से चेक कर लो, 2√2 0, तो 2 प्लस √2 1, 2√2 1, 2 प्लस 2√2, लास्ट वाले में 0√2 2, 2 प्लस √2। इससे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? कोशिश करते हैं, अगर कुछ पॉसिबल हो पाएगा, कुछ कॉमन लेने की बातें हो पाएगी तो मैं चेक करूंगा। सर अगर मैं कुछ कॉमन लेने की क्या कॉमन आ रहा है चंद्र, इससे देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है अभी। 2 प्लस √2 कॉमन आ रहा है, ओके। कैसे 2 प्लस √2 कॉमन आ जाएगा? ये 2 प्लस √2 है, यहाँ पे 2 प्लस 2√2 है। आप 2 प्लस √2 कैसे कॉमन लोगे? अगर मैं √2 बना लेता हूँ तो सर यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखना, √2 कॉमन लिया है तो 2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर? प्लस √2 बन जाएगा, और लास्ट वाले में क्या है सर? 2 प्लस √2 है। देखो कैसे कैसे चीजें कैलकुलेशन में आई इसमें। तो सर इसमें ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म देखो, और ये वाला टर्म देखो, ये और ये सर तीनों सेम है, मैंने इनको कॉमन ले लिया। इनको जैसे ही कॉमन ले लिया, 2 प्लस √2 को कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गए सर? 1√2 एंड 1 मिल गए। तो क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? यस। सो दिस इज एन आइगन वेक्टर corresponding to the eigen value 2 plus √2। वो 2 plus √2 के corresponding आइगन वेक्टर है। सही हो गया ये? कितना गलत दिख रहा था कि सर नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, क्या कॉमन लेंगे, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट किया, समझा उसको, दिन जाकर आया, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे क्रिटिकल बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम में गलतियां करके आ जाएंगे। आप सोचो कि अगर इसके आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने में कोई जाएगा, आइगन वैल्यू है 2 प्लस √2 आ रहा है, एक आइगन वैल्यू इसका 2 माइनस √2 भी होगा, क्योंकि अगर एक ऐसे फैक्टर में है जो इरेशनल फैक्टर वाले टर्म देते हैं तो दूसरा 2 माइनस √2 भी होगा। तीसरा आइगन वैल्यू आप बता सकते हो? एक आइगन वैल्यू 2 प्लस √2, एक आइगन वैल्यू 2 माइनस √2, थर्ड वाला आइगन वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस वाले तरीके से निकाल सकते हैं। चलो मैं थर्ड वाले ऑप्शन चेक करता हूँ। 2 1 0 1 2 1 0 1 2, मल्टीपल कीजिए 0 1 0 के साथ, देखिए क्या आ रहा है सर? 0 1 0, यहाँ पे 1 आ गया, हम यहीं पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हम कुछ भी कॉमन लेकर उसको 0 नहीं बना सकते, मैं 1 से कॉमन लेकर 0 नहीं बना सकता, मैं यहीं पे रुक गया। आगे चेक करना है तो कर सकते हैं, 0 2 0, यहाँ पे 2 आ गया, एंड लास्ट वाले 0 1 0, यहाँ पे 1 आ गया। ओके, तो इससे कुछ कॉमन लेकर 0 1 0 नहीं बनाया जा सकता, ये ऑप्शन में नहीं है। लास्ट वाले पे जाइए, √2 1 √2, 2 1 0 1 2 1 0 1 2, मल्टीपल कर रहा हूँ √2 1 √2 के साथ। ऐसा मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या देगा सर? 2√2 प्लस 1, सो 1 प्लस 2√2 दिया। दूसरे वाले में सर √2 प्लस 2 प्लस √2, तो सर ये 2 प्लस 2√2 बना रहा है। थर्ड वाले में सर 0 1 प्लस 2√2, तो 1 प्लस 2√2 बना रहा है। अब इससे कुछ कॉमन लेकर ये बनाया जा सकता है? नहीं सर, नहीं बनेगा। यहाँ पर 1 प्लस 2√2 है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तब मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? √2 बनेगा। मुझे क्या चाहिए? 2√2 चाहिए, नहीं पॉसिबल बन रहा है। सर ये भी क्या नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आई थिंक आप लोगों ने सही से किया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है,
उस मैट्रिक्स ए का साइज जो है वो 2x2 का है। 2x2 का मैट्रिक्स है, सिंपली उसमें दिए हुए हैं कि उस मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज है लेमडा एंड लेमडा 2, एंड दोनों आइगन वैल्यू जो है वो दोनों आइगन वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। बोथ द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, बोथ द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट। ओके, दिए हुए ना क्वेश्चन में दिए हुए लेमडा 1 लेमडा 2 आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो सर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे, जो आइगन वेक्टर्स होंगे ये क्या होंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बोथ आइगन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। सर लिनियरली इंडिपेंडेंट कहाँ कहाँ मुझे मिल रहा है सर, 1 0 0 1 1 0 0 1 सर इंडिपेंडेंट है, ये चलेगा। 1 -1 1 1 सर ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी चलेगा। ये देखो जरा सर, मैं इसको लिख सकता हूँ कि x2 जो है वो माइनस टाइम्स x1 है, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया। सर ये वाला, सर ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। मैं किसी भी तरीके से x2 को x1 के टर्म्स में नहीं लिख सकता। ओके, वैसे चेक करना हो तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो भी x1 एंड x2 वेक्टर लिखा हुआ है ना, इन दोनों वेक्टर से मैट्रिक्स बन रहा है 2x2 का, और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो हम लोग बोल देंगे कि x1 एंड x2 जो है वो डिपेंडेंट है, x1 एंड x2 डिपेंडेंट है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो हम लोग बोल देंगे कि इंडिपेंडेंट है। ओके, ये चीज कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है उतनी कम जाने की। ये वाला सॉल्यूशन बताओ जरा, कितने लोगों ने सॉल्व किया है। विच मैट्रिक्स इज इक्वल टू, वाह रुमन्ना, चंद्र भाई सब कमाल किए। कैसे सॉल्व किए, सॉल्व कैसे किए पहले ये बताओ, सॉल्व कैसे किए। 100 टाइम तो कोई मल्टीपल करने वाला नहीं है, इतना तो कंफर्म। कोई भी पर्सन 100 टाइम मल्टीपल तो करने वाला नहीं है। सॉल्व कैसे किए सर, ए कोई मैट्रिक्स में ले लेता हूं और उस मैट्रिक्स को हम अंदर का कंटेंट मान लेते हैं कि 0 1 1 0 आइगन वैल्यूज, वेरी गुड। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या निकल कर आएंगे सर, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या निकल कर आएंगे, 1 एंड -1। तो a रेज टू 100 जो मैट्रिक्स बनेगा उसके आइगन वैल्यूज लेमडा रेज टू 100 होंगे। तो ये जो लेमडा रेज टू 100 क्या मिलेगा सर, दोनों आइगन वैल्यूज मुझे पॉजिटिव आने चाहिए और 1 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे दोनों आइगन वैल्यूज, इसके लेमडा दोनों क्या है सर, इसके आइगन वैल्यू 0 0, इसके आइगन वैल्यूज क्या है सर, एक आइगन वैल्यू 0, दूसरे आइगन वैल्यू 2। एक 0 क्यों बोला सर, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, एक आइगन वैल्यू 0, ट्रेस 2 है तो 0 + 2 = 2। इसके आइगन वैल्यू सर, इसके आइगन वैल्यूज +1 एंड -1, इसके आइगन वैल्यू सर, इसके दोनों आइगन वैल्यूज 1 एंड 1, एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर बोला। चलो इसके ऊपर ये भी कॉन्सेप्चुअल है, जो हमने रैंक में कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, देयर इज अ मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स है, कैपिटल सी है। उसका मुझे रैंक के बारे में पूछा है कि उस मैट्रिक्स सी का रैंक क्या होगा। एक कंडीशन डाल दिया है कि सी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं हम ए इंटू बी करके। ए के बारे में मुझसे बोला है कि ए जो मैट्रिक्स है वो 3x1 का मैट्रिक्स है और बी जो है वो 1x3 का मैट्रिक्स है। ओके, और भी मुझसे बोला है कि ए 3x1 जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक वेक्टर बनेगा, कॉलम वेक्टर है, और ये रो वेक्टर है। ये जो वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो हैं, दिस वेक्टर्स आर नॉन जीरो। ओके, सबसे पहले आप सी मैट्रिक्स की साइज देख लो सर, सी मैट्रिक्स का साइज 3x3 है, ए एंड बी नॉन जीरो है, तो क्या ए एंड बी अगर नॉन जीरो है तो सी भी नॉन जीरो होगा, क्या सी नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, है ना। सी नॉन जीरो मैट्रिक्स है मतलब सी का रैंक जीरो तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म हो गया कि रैंक ऑफ सी जो है वो जीरो नहीं है। ओके, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रैंक के बारे में कि रैंक ऑफ ए इंटू बी, रैंक ऑफ ए इंटू बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी।
हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ रोज कॉमा कॉलम। सर ए या बी मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं तो ए और बी मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम का मिनिमम वैल्यू क्या है सर 1। रोज एंड कॉलम का मिनिमम वैल्यू क्या है सर बी के लिए भी वो 1 है। ए का रैंक 0 नहीं हो सकता, ए का रैंक 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर वो नॉन जीरो वेक्टर है, तो डेफिनेटली ए का रैंक कितना है सर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। बी का रैंक कितना है सर रैंक ऑफ बी इज ऑल्सो 1, बी का रैंक 1 है। अगर ए का रैंक 1 बी का रैंक 1 ये दोनों 1 1 दे रहे हैं तो रैंक ऑफ ए बी क्या बोलेंगे सर रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। बट रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है, तो हम लोग रैंक ऑफ ए बी क्या बोल देंगे सर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 एज ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। सो आंसर हो गया डी। चलो अच्छा ये तो सॉल्व भी नहीं किए होंगे क्योंकि जैकोबी नाम ही मैंने यूज नहीं किया कहीं पे, तो शायद सॉल्व भी नहीं किए होंगे। जी सर। गॉस जैकोबी मेथड। ओके, मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वेरिएबल लिखते हो ना एक्स वाई जेड टाइप से, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स होता है ना, यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं। अब यहाँ पे पढ़िए, आपको जब मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का है मैं वहां पे जाऊंगा तो वहां पे फिर से इस क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, हाउएवर यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाकर मैं खत्म कर दूंगा। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे किस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, गॉस एलिमिनेशन से सोचो जरा, कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है? अपर ट्रायंगुलर गॉस एलिमिनेशन मेथड, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे। नहीं याद है क्या? अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते। अब देखो कि अगर इसके किसी भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के किसी एक भी एलिमेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा कभी? सर हम पूरे सॉल्यूशंस निकाल ही नहीं पाएंगे, तो हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि नो जीरोस अलोंग द लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग 0 नहीं होना चाहिए, है ना। नो एलिमेंट्स, नो जीरोस अलोंग लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के अलोंग 0 नहीं होना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं इनके अलोंग 0 नहीं होना चाहिए, यही चीज अपने को ध्यान में रखना है। ये लीडिंग डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अलोंग नो 0 होना चाहिए। हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में। गॉस सीडल इटरेटिव मेथड, अगेन हम लोग इसको पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड में। और गॉस सीडल मेथड जो है, दिस इज अ मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो मेथड है ये भी किसको सॉल्व करने का है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। ओके, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लो, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस ओनली। ओके, पढ़ेंगे ये सब चीज। लास्ट टाइम मैंने एक्चुअली कंबाइन पढ़ाया था इन टॉपिक्स को, लेकिन इस बार मैंने सेपरेट कर दिया है ना। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, क्वेश्चन नंबर 19। दे आर सेइंग दैट A इज अ 3x3 मैट्रिक्स, और उस 3x3 मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बता दिए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो बन रहा है लेमडा टाइम्स लेमडा माइनस 1 टाइम्स लेमडा माइनस 3 है। आप इस मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज मुझे बता दो जल्दी से, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे? 0 1 एंड 3 यहाँ से मिल जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 3। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है? मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है? सर अगर 0 आइगन वैल्यूज हैं तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? सर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो नॉट इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल।
इन्वर्ट हम नहीं कर सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते। सो ए इज नॉन इन्वर्टिबल, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़िए। There are three eigenvectors v1, v2, v3 which form an basis, eigenbasis of RQ। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 3x3 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के मुझे 3 अलग अलग आइगन वैल्यूज मिले, ऑल आइगन वैल्यूज है ना, दीज आर आइगन वैल्यूज। इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस आएगा उसका डायमेंशन कितना होगा, आइगन स्पेस का डायमेंशन कितना होगा? सर सबके करस्पॉन्डिंग एक एक डायमेंशन मिलेगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, आइगन स्पेस 1 1 1 होगा। सर तो ये तीनों मिलकर कितना बनाएगा? सर 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बनाएंगे। दिस विल मेक 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। हम लोगों ने जब ये लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था आइगन स्पेस बेसिस वगैरह वाला, उसमें हम लोगों ने बेसिस होने के क्राइटेरिया क्या पढ़े थे? सर बेसिस होने का क्राइटेरिया, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया था कि वो सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया था कि सर वो स्पैन करना चाहिए। उसी में मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास v1 v2 अप टू vn, देयर आर n वेक्टर्स और ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं, दीज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट और ये स्पैन भी कर रहे हैं। तो सर स्पैन करेगा, किसको स्पैन कर रहा है? r⁴n को। स्पैन किसको कर रहा है? r⁴n को। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बेसिस भी बनाएगा। किसका बनाएगा? सर r⁴n का। देख लो यहाँ पर क्या है सर, 3 वेक्टर्स हैं, r⁴ की बात कर रहे हैं। ऑल दीज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका स्पैन भी करेगा और स्पैन कर रहा है तो सर आइगन बेसिस भी बनाएगा। सो दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट। ईच आइगन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ईच आइगन स्पेस ऑफ ए इज वन डायमेंशन। यस सर, ईच आइगन स्पेस, एक एक आइगन स्पेस की बात कीजिए। सर एक एक आइगन स्पेस अलग अलग वन डायमेंशन का ही है, क्योंकि सारे आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं, सभी वन अलग डिफरेंट है, तो सबके करस्पॉन्डिंग एक एक डायमेंशन मिलेगा। यस सर, सभी वन डायमेंशन है, ये भी ट्रू हो गया। अब डी वाले पे जाइए। डी वाले में बोला है द लीनियर सिस्टम a minus 3i times x is equal to b has unique solution। अच्छा, आप यहां से ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि a minus 3i times x is equal to b जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? a/b लिखते हैं। किसके लिए? ax is equal to b सिस्टम के लिए a/b लिखते हैं। तो दिए हुए मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे? सर दिए हुए मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के लिए a minus 3i slash b लिखना पड़ेगा। दिस विल बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना? अच्छा, मुझे ये चीज बताओ कि यहाँ जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? यहाँ जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? a minus 3i मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? सर डिटरमिनेंट विल बी 0। व्हाई? बिकॉज 3 इज एन आइगन वैल्यू। 3 जो है वो आइगन वैल्यू है, सो a minus 3i का डिटरमिनेंट 0 हो गया। अगर A का साइज 3x3 है, A जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो A minus 3i जो होगा सर वो भी 3x3 का मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 है, तो इस मैट्रिक्स A minus 3i का रैंक कितना होगा? हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर इसका रैंक लेस देन 3 होगा, इसका रैंक लेस देन 3 होगा। मतलब ऐसे कुछ कंडीशन बन रहे हैं कि सर एक रो 0 बन गया। व्हाट अबाउट कि अगर यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो 1 2 3 ले लो, यहाँ पे नॉन जीरो है, तो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रहे हैं, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रहा है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा? अगर ये कंडीशन ले लो तो इसका रैंक कितना आ जाएगा? सर इस टाइम पे रैंक 3 आ जाएगा, इस टाइम पे रैंक 3 आ जाएगा, लेकिन इसका रैंक क्या है? सर लेस देन 3। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दोनों के रैंक इक्वल नहीं होते हैं तो सर कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर रैंक इक्वल नहीं होते हैं तो सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं सर, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे।
जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी है सभी बी के लिए? नहीं। अगर वैसा बी कंसीडर करूं कि यहाँ पे 0 होगा, तो आप बोलोगे सर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल हो रहा है तो सॉल्यूशन है। लेकिन सभी बी के लिए 0 होना, सभी के लिए एग्जिस्ट करना नहीं। अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो रैंक ऑफ ये जो कंडीशन बना दिया, वो कंडीशन क्या बना दी, वो कुछ ऐसा बना दे रहा है, रैंक ऑफ ए माइनस 3i स्लैश बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस 3i। तो सर ये कंडीशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सर ये बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया। हमसे क्या पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, आंसर इज डी, आंसर इज डी, इनकंसिस्टेंट या ना। ये क्वेश्चन देख लो, डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े हैं, थोड़े डिफिनीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए एंड बी दोनों n क्रॉस n का मैट्रिक्स है सच दैट a एंड b दोनों सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स हम वैसे बोलेंगे जब P इनवर्स AP की वैल्यू B के इक्वल हो जाए, देन A एंड B आर सिमिलर, A एंड B आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे। ऐसे केस में A एंड B के जो आइगन वैल्यूज होंगे दोनों सेम होंगे, सेम आइगन वैल्यूज रखेंगे, A एंड B दोनों के आइगन वैल्यूज सेम होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब देख लो, लेमडा बी है आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो पूछ रहा है कि लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर ए के आइगन वैल्यूज लेमडा हैं तो ए ट्रांसपोज के भी आइगन वैल्यूज लेमडा ही होंगे, ये एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी हमने सर, दिस इज ट्रू। ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे सर, ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज 1 बाई लेमडा होंगे, लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, दैट इज फॉल्स। लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, सर ए एंड बी अगर सिमिलर हो, ए के आइगन वैल्यूज लेमडा हैं तो बी के आइगन वैल्यूज भी क्या होंगे, लेमडा होंगे। लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, दैट इज ट्रू। लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज, दैट विल आल्सो बी ट्रू, क्योंकि बी के आइगन वैल्यूज अगर लेमडा है तो बी ट्रांसपोज के भी आइगन वैल्यू लेमडा होंगे। पूछा क्या था सर, रॉन्ग कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, आंसर इज बी। क्लियर हुआ? या आइए इस पे क्वेश्चन नंबर 21, बताइए आपका आंसर क्या है, रैंक का क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या है इसमें? सबका आंसर आ रहा है सी। ओके, चेक करते हैं। सर ये मैट्रिक्स का जो साइज है वो 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का रैंक आइदर 3 या 3 से कम होगा। इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए जो मुझे ऑपरेशंस दिख रहे हैं वो इजिली मुझे दिख रहे हैं, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 माइनस R1, ये दो ऑपरेशंस मुझे इजिली दिख रहे हैं, मैं उन ऑपरेशंस को कर लेता हूँ। 1 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 1, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो t प्लस 2 बन जाएगा, एंड 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे t बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 0, सो रिमेनिंग इज t। यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया 0, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 2, सब्ट्रैक्ट करोगे 4 एंड इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ना, माइनस माइनस प्लस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 0 बन जाएगा। अब सर इसके बाद मुझे क्या ऑपरेशन दिख रहा है, मुझे इजिली दिख रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो R3 माइनस 2 टाइम्स R2, 2 टाइम्स R2 आप इजिली लिख सकते हो, तो वो ऑपरेशंस कर लेते हैं। 1 1 माइनस 1 माइनस 1, 0 1 t प्लस 2 एंड t, 0 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें 4 माइनस 4 0, सो दिस इज माइनस 2t, है ना, और यहाँ पे 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2t बन गया ये, है ना। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल वैल्यू ऑल t। अगर मैं t की वैल्यू 0 ले लूं, अगर मैं t की वैल्यू 0 ले लूं, पहले ऐसे समझ लो कि इसका रैंक क्या है। सर इस 1 के नीचे पूरा 0 है, इस 1 के नीचे पूरा 0 है, ये नॉन 0 रो बन गया, इसको भूल जाइए।
अब इसको भूल जाए, इसमें मुझे कुछ चेक नहीं करना है। अब इन दोनों रो को चेक करें, सर ये दोनों जीरो है, ये कोई इंपैक्ट नहीं बनेगा। इस 1 के नीचे पूरा जीरो है, सर ये भी नॉन जीरो रो बन गया, ये भी नॉन जीरो रो बन गया। इट मीन्स हमारे रैंक का जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ इसी के ऊपर है। अगर टी की वैल्यू 0 हो गई तो रैंक कितना बन जाएगा, सर टी की वैल्यू 0 होगी तो रैंक 2 बनेगा। और अगर टी की वैल्यू 0 नहीं है तो रैंक कितना बन जाएगा, सर टी की वैल्यू 0 नहीं है तो रैंक 3 बन जाएंगे। देख लो, rank of A is equal to 3 if T is not equal to 0 and rank of A is equal to 2 if T is equal to 0. So answer is C. चलो इस क्वेश्चन पे आओ। मैट्रिक्स दे दिया है और एक वेक्टर दे दिया है, मैट्रिक्स भी दिया है और एक वेक्टर भी दिया है, और बोल क्या दिया है कि ए जो मैट्रिक्स है उसके लिए एक वेक्टर वी है। ऑप्शंस में जब मैंने पढ़ा तो बी के बारे में बोला है कि वो आइगन वेक्टर है। अगर वो आइगन वेक्टर रहा तो हमें क्या मिलना चाहिए, सर आइगन वेक्टर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह यहाँ पे v है तो मैं लिखूंगा ab इज इक्वल टू लैम्डा v वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें v को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, 2 3 t माइनस 1, इसको मल्टीपल कर लिया 2 1 के साथ। मल्टीपल करने के बाद ये क्या बनेगा, 2 2 जा 4 प्लस 3, सर ये 7 बन गए। यहाँ पे क्या बनेगा, 2t माइनस 1 बनेंगे। अब मैं क्या बोलूंगा कि सर ये दोनों देखो v और लेमडा v में क्या डिफरेंस है, v एंड लेमडा v में क्या डिफरेंस है, सर दोनों का रेशियो सेम होता है, दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके चेक करना स्टार्ट करूं ऑप्शन को, सर v इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a एग्जैक्टली व्हेन t इज इक्वल टू 1। अगर मैं t की वैल्यू 1 ले लूं तो ये वाला जो वेक्टर है वो क्या बनेगा, सर 7 1। क्या आप कुछ कॉमन लेकर आप इससे 2 1 बना सकते हो, सर 1 तो ऑलरेडी है लेकिन मैं 2 को 7 तो बना नहीं सकता। इट मींस ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया वो फॉल्स हो गया। दूसरे वाले पे आते हैं, उसमें बोला है टी की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 4 लेने के लिए। सर 9 डिवाइडेड बाई 4 लेंगे तो 2t माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 9/2 माइनस 1, 9/2 माइनस 1 करेंगे तो 7/2 आएगा। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7/2 है। अगर मैं इससे 7/2 कॉमन ले लूं, 7/2 कॉमन लेंगे तो क्या मुझे 2 and 1 मिलेगा, देखो जरा, अगर 2 and 1 मिल रहे हैं, सर ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू सेम है तो मैं बोलूंगा 7/2 इज एन आइगन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज 2 1। सो यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये जो हो गया वो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। नीचे पढ़िए, v is not an eigen vector of a regardless of the value of t। हमने चेक कर लिया है कि t इज इक्वल टू अगर 9/4 लेते हैं तो 2,1 आइगन वेक्टर होता है, और यहाँ पे बोल रहा है नॉट एन आइगन वेक्टर, ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। v is an eigen vector of a for all values of t। हमने ये भी चेक किया कि t इज इक्वल टू 1 लेने के बाद वो आइगन वेक्टर नहीं बनता है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t ऐसा बोलना, सर ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ट्रू स्टेटमेंट। सो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, सर बी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एग्जाम्स में जब भी आपको ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन होंगे ना, ईच ऑप्शन के आगे ऐसे ट्रू फॉल्स लिख कर करना, उसके बाद फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ना, ट्रू पूछा है फॉल्स पूछा है। क्योंकि क्वेश्चन एमएसक्यू वाले होंगे ना तो एक से ज्यादा ऑप्शन अगर सही होंगे तो हमें एग्जैक्टली सामने फिगर रहेगा कि सर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये सब चीजें हमारे सामने होंगी। तो जब भी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है तो उसके सामने जैसे जैसे आप स्टेटमेंट बनाते हो ट्रू फॉल्स लिखते जाना एग्जाम। नाउ दिस क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें लिटिल बिट मैंने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। देयर इज अ मैट्रिक्स ए, 4x4 का मैट्रिक्स है, उसके 4 आइगन वैल्यूज मुझे दिए गए हैं। ओके इसके आइगन वैल्यूज हैं। चलो मैं कुछ चीजें ना एक्स्ट्रा में इसमें कवर करते रहूंगा क्योंकि आपको बार बार वो चीजें रिमाइंड पड़ता रहे। ए का साइज 4x4 है, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज
सर क्वेश्चन में -1 1 -2 2 दिए हुए हैं। इस मैट्रिक्स के कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे? कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे? सर सारे आइगन वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, सारे आइगन वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट 4 होगा। क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होंगे? क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा? सर मैट्रिक्स 4x4 का है, उसके 4 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, तो यस ये डायगोनलाइजेबल होगा। हाउएवर हमें इसकी जरूरत है या नहीं वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है, इसलिए हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं। एक मैट्रिक्स सर बी बनाया है, बी मैट्रिक्स क्या है? बी तो बी जो मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स को बनाया है a⁴ माइनस 5a² प्लस 5i लिखकर। ठीक है, मुझसे पूछा है नॉट ट्रू क्या है, आगे क्या लिखा है a प्लस बी। अच्छा, तो a प्लस बी मैट्रिक्स क्या बनेगा? a प्लस बी मैट्रिक्स क्या बनेगा? सर बी मैट्रिक्स ये है, इसमें a को ऐड कर लो। अगर मैं a को ऐड कर लूं तो वो बन जाएगा a⁴ माइनस 5a² प्लस a प्लस 5i। तो इस मैट्रिक्स a प्लस बी के आइगन वैल्यूज बताइए क्या क्या आएंगे? तो सबसे पहले सर मैंने -1 यहाँ पे पुट किया, -1 पुट करोगे तो 1 -5 -1 प्लस 5। तो सर +5 -5 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, आइगन वैल्यू मुझे 0 मिल गया। अगर मैं लेमडा की वैल्यूज 1 पुट करूं तो सर 1 -5 1 5। सर एक और आइगन वैल्यूज मुझे नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो 2 मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है। दूसरे आइगन वैल्यूज मुझे 2 मिल रहे हैं। थर्ड वाला आइगन वैल्यू सर 2 पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, इसी तरीके से आइगन वैल्यूज निकालूं। मुझे निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर एक आइगन वैल्यूज भी अगर 0 हुआ तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बताएगा? डिटरमिनेंट क्या बताएगा? सर डिटरमिनेंट 0 हो जाएंगे। अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 हुआ तो डिटरमिनेंट कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सर दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा है कि डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू और फॉल्स। b का जो डिटरमिनेंट है वो 1 है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सर b का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे b के आइगन वैल्यूज चाहिए होंगे, तो मैं b के आइगन वैल्यूज निकाल लेता हूँ। b के आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगे? अगर मैं इसमें -1 पुट कर दूं तो -1 पुट करने पे 1 -5 प्लस 5 1 आया। अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 -5 प्लस 5 सर फिर से 1 आएगा। -2 पुट करोगे सर सभी 1 आ रहे हैं, सारे आइगन वैल्यूज 1 आ रहे हैं। अगर सारे आइगन वैल्यूज 1 है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? सर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज 1 आ रहे हैं। सर दिस इज आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। सी ऑप्शन में ट्रेस ऑफ a माइनस बी, ट्रेस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन जब कर रहे थे तो वहां पर मैंने ट्रेस की प्रॉपर्टीज बताई थी कि ट्रेस a माइनस बी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ बी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ट्रेस ऑफ ए के आइगन वैल्यू का सम होगा। ए के आइगन वैल्यूज का सम देखो कितना है सर, 2 - 2 1 - 1। सर ए का ट्रेस 0 है। बी का ट्रेस कितना है जरा देखो सर, बी का ट्रेस निकालिए जरा। बी का ट्रेस निकल कर आ रहा है 1 + 1 + 1 + 1, बी का ट्रेस 4 है। तो a माइनस बी का ट्रेस कितना हो गया? -4 हो गया। तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है सर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। a प्लस बी का ट्रेस पूछा है, ट्रेस ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी का ट्रेस सर, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। तो सर a का ट्रेस 0, b का ट्रेस 4, सम किया 4 आ गया। यस 4 दिया हुआ है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। हमसे पूछा था नॉट ट्रू, आंसर इज सी, आंसर इज सी। अच्छा था ये क्वेश्चन। चलो इसके ऊपर आते हैं 24। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन 24 में कुछ है नहीं। अगर
मन में ऐसा लगेगा सर 3/3 का मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है 3/3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनर प्लस सेकेंड माइनर प्लस थर्ड माइनर टाइम्स लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा। ओके, तो लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस कितना है सर, 29 प्लस 5 दैट इज 24 प्लस 3 27, सो माइनस 27 लैम्डा स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनर देख लीजिए 95 माइनस 17 इंटू 13। चलो चेक कर लेना, आप लोगों ने आई थिंक चेक कर लिया होगा, मैं कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, सबका सेम आंसर आ रहा है बी। मैंने तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि सर ट्रेस 27 है तो माइनस 27 लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए। अब मैं अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देख लूं तो मुझे उससे भी पता चल जाएगा। आप डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हो, आप माइनर का भी यूज कर सकते हो कि माइनर पता कर लें, उसका ऐड करके देख लें पॉजिटिव है या निगेटिव है, उससे भी पता चल जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होगी उसमें। अच्छा चलो, ये मैं क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर बताइए। एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? फंस गए लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है सर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना? तो मैं दोनों ही डेफिनेशन को मर्ज कर दूं क्योंकि दोनों ही वो मैट्रिक्स के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर मैं दोनों को मर्ज करूं, इन दोनों को इंप्लीमेंट करूं, तो आप क्या बोलोगे? सर ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर ले? ए की इक्वल पुट कर ले, ए लिख लिया। तो इसको ऐसा मिल गया ना, ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी सर? a की वैल्यू 0 होगी, 0। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना स्केलर मैट्रिक्स, पहला डिफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं सर? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है ये सर? ये हो ही नहीं सकता। डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है क्या? ए बी सी, सर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नहीं हो सकते क्योंकि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सर, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम बात कैसे कर सकते हैं? ये भी नहीं होगा। क्लियर हुआ सबको? वो तो देखो डिफरेंट टाइप का डिफिनेशंस हैं, वो डिफिनेशंस अगर आप अप्लाई कर लो तो वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सी 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 नहीं होगा, डायगोनल नहीं होगा सर, 0 पे होल्ड कीजिए, रेक्टेंगुलर नहीं होगा, एक ऑप्शन बचा सी, खत्म। वरना मैंने आपको दोनों डिफिनेशन को मर्ज करके बता दिए। चलो, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है लेकिन फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे देयर इज अ मैट्रिक्स ए जो कि 2x2 का मैट्रिक्स नहीं, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। देयर इज अ मैट्रिक्स जो कि m क्रॉस n का मैट्रिक्स है ए, उसका रैंक बोला गया है 2 है। देयर इज अ मैट्रिक्स ए जो कि m क्रॉस n का है और इस मैट्रिक्स का रैंक बोला गया है कि रैंक जो है वो 2 की। ए मस्ट बी 2x2, जरूरी है क्या कि मैट्रिक्स ए जो है वो 2x2 का? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 3x3 का मैट्रिक्स हो उसका रैंक 2 हो सकता है ना कि 3x3 का मैट्रिक्स है उसका भी रैंक 2 हो। तो ऐसा बोलना कि ए मस्ट बी 2x2, सर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। मिनिमम ऑफ m n मस्ट बी 2, मिनिमम ऑफ m n मस्ट बी 2, ऐसा बोल सकते हैं क्या सर? रैंक ऑफ a is less than equal to minimum of m n,
मिनिमम ऑफ n कॉमा n मस्ट बी 2 बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग रैंक ऑफ ए जो होना चाहिए वो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सर रैंक इज 2 दिया हुआ है। अगर रैंक 2 है, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, हम ऐसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि रैंक तो 2 बोल दिया गया है, तो मैंने 2 लिख लिया है यहाँ पर। इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा, इट मींस मिनिमम ऑफ m कॉमा n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा। तो ये बोलना कि मिनिमम ऑफ m कॉमा n मस्ट बी 2, सर ये फॉल्स हो गया। मिनिमम ऑफ m कॉमा n मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 2, मिनिमम ऑफ m कॉमा n मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 2, सर यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n मस्ट बी लेस देन, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, हम लोग रिलेशन मिनिमम से निकालते हैं। आंसर इज सी, हमसे पूछा था ट्रू स्टेटमेंट। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, सोच समझकर आंसर देना। इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, आर डिस्टिंक्ट, इसके 3 आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है और ये सभी के सभी इक्वल इक्वल नहीं है। ए हैज 3 इक्वल आइगन वेक्टर, इक्वल आइगन वेक्टर मतलब सर एक आइगन वेक्टर 1 1 1 है तो दूसरा भी 1 1 1 है, तीसरा भी 1 1 1 है। सर अगर सभी सेम आइगन वेक्टर होंगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं तो उसके सारे आइगन वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, सर ये फॉल्स हो गए। 3 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर, डिस्टिंक्ट का मतलब और लिनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। देखो सर 1 1 1 2 2 2 and 3 3 3, all these are distinct, ये सभी के सभी क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन these are linearly dependent, ये क्या हो जाएंगे, linearly dependent हो जाएंगे। हमें ये बोलना कि सर डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर होंगे, सर ये फॉल्स कहलाएगा। हमें ये बोलना कि 3 डिस्टिंक्ट linearly independent आइगन वेक्टर होंगे, yes that will be true। more than 3 eigenvector, matrix has more than 3 eigenvector, yes it is also true, it is also true। सर 3 से ज्यादा आइगन वेक्टर होंगे, हाँ होंगे ना, क्यों नहीं होंगे, हमसे ये थोड़ी बोला है लिनियरली इंडिपेंडेंट, हमसे ये थोड़ी बोला है लिनियरली इंडिपेंडेंट, इसके 3 से ज्यादा आइगन वेक्टर होंगे। जैसे 1 1 1 अगर एक आइगन वेक्टर है तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने आपको टी के थ्रू समझाया था फर्स्ट एग्जांपल जब मैं आइगन वेक्टर स्टार्ट किया था 2x2 के मैट्रिक्स को लेकर, है ना। तो 2x2 के मैट्रिक्स को लेकर अगर मुझे ऐसा मिल गया जैसे t0, हम t की वैल्यू 1 रख दें, सर 1 0, 2 रख दें, सर 2 0, 3 रख दें, सर 3 0, ऑल दीज आइगन वेक्टर्स आर डिफरेंट, ऑल दीज आइगन वेक्टर्स आर डिफरेंट, तो एक ही आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग मुझे इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर मिलते हैं। तो मैट्रिक्स A हैज मोर देन 3 आइगन वेक्टर, यस इट इज ट्रू, बट दिस विल बी लिनियरली डिपेंडेंट, मोर देन 3 है लिनियरली डिपेंडेंट वाले में हो जाएंगे, है ना, वो हो जाएंगे फिर। इसलिए मैंने आपको बताया कि क्यों इसको बोले। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज कर दूं, मैं A 3x3 हैज मोर देन 3 linearly independent आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स, तो क्या बोलोगे, सर ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स के 3 आइगन वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है, इसके 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन मोर देन 3 बोलना, सर ये फॉल्स हो जाएगा। सो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सी एंड डी। चलो इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है, any square matrix or every square matrix satisfies its own characteristic equation, every square matrix satisfies its own characteristic equation, finish। 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो उसको मैंने पढ़ा और आंसर आ गया, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। 29 सब फालतू के क्वेश्चंस हैं लेकिन
कंसीडर किया है क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। 29, कंसीडर टू स्टेटमेंट, कोई दो स्टेटमेंट दिया गया है। अ पार्टिकुलर आइगन वैल्यूज में बी जीरो, क्या किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज जीरो हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, कोई आइगन वैल्यू जीरो हो सकता है। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। क्या पार्टिकुलर आइगन वेक्टर भी जीरो हो सकता है? क्या आइगन वेक्टर भी जीरो हो सकता है? सर ये हो तो सकता है लेकिन हम कंसीडर करते नहीं है, इसलिए हम इसको फॉल्स बोलेंगे। आप किसी भी मैट्रिक्स में आप जीरो से मल्टीपल करोगे तो सर वो जीरो ही देगा। आप इसको यहाँ पर कोई भी आइगन वैल्यू ले लो, ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है, इसलिए हम जीरो वाले को कंसीडर करते नहीं, तो मैं इसको फॉल्स बोलूंगा। विच ऑफ द एबव आर करेक्ट? सर ओनली वन इज करेक्ट। अगेन ये क्वेश्चंस जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करवा रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? सर जीरो वाले सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। सो दिस इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिनिश हो गया मेरे भाई। यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के टेस्ट के साथ, बेसिक टेस्ट के साथ मैंने आपका सिलेबस खत्म किया है लीनियर अलजेब्रा का। मैं जस्ट आप लोग से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बुक आपके पास है उससे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ग्रुप में थोड़े एक्टिव बनो, उसमें कुछ क्वेश्चन पोस्ट किया करो। नहीं सॉल्व होता है तो 3 रॉन्ग हुए, बहुत कम रॉन्ग हुए रिकेश, मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत कम रॉन्ग हुए। अगर आपके 3 हुए तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी स्टार्ट है हमारा। अगर आपको देखो ना कितने क्वेश्चन है मैथ के, 31 क्वेश्चन है, और 31 में से आपके सिर्फ 3 रॉन्ग हुए हैं। बहुत बड़ी बात है इसमें। अभी तो हम लोगों ने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो टेंडेंसी आएगी उन चीजों को समझने का, क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, कैसे ऑप्शंस को हम टैकल करते हैं, इन सब चीजों को समझ में आएगा। फिर जाकर हमारे पास ये हो जाएगा कि हाँ सर जितने क्वेश्चन हैं वो सबके सब सही हो गए, है ना। ये तो ठीक है, बेसिक वाला टेस्ट है, एडवांस वाला टेस्ट रखूंगा ना, उसमें तो फैकल्टीज लोग भी सोचने पे आ जाते हैं कि क्या क्वेश्चन बना रखा है ये बंदा। इसलिए अगर मैं ग्रुप में अगर वो क्वेश्चंस डाल भी देता हूँ ना किसी मैथ वाले ग्रुप में, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्व ही नहीं करते, देखते भी नहीं कि क्या है, नहीं है पता है कुंदन सर का टेस्ट है, छोड़ो हटाओ, क्वेश्चन का लेवल ही अलग है। करेंगे उन क्वेश्चन को भी, और डेफिनेटली क्लास में करेंगे। धीरे धीरे जब हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, जब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो उन क्वेश्चंस पे आएंगे और उनके भी एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मैंने क्या सोचकर उन ऑप्शंस को रखा है, क्यों मैंने वैसा रखा है, वो सब चीजें मैं वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी रहा है, क्योंकि आज हमने 30 अबाउट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, काफी है। ठीक, कल वेक्टर से फिर से कंटिन्यू करेंगे। बेसिक और वेक्टर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोगों ने? जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस भेजे हैं सॉल्व किए कुछ? चलो सॉल्व कर रहे हो, काफी है। कुछ क्वेश्चंस उसमें दिखेंगे जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं, उनमें से नहीं है उनको आप रोक कर रखिएगा, हम लोग उसको करेंगे क्लास में। ठीक है, बाकी कल अगर कल तक का ही टाइम है, कल पूरा का टाइम ले लो, पूरे दिन का, नाइट में फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग 8 PM में लेक्चर कल। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय, गुड नाइट। क्या हुआ रिकेश, पूछिए, कुछ पूछना है क्या? अभी नहीं। ओके चलो बाय।